नमस्कार साथियों, मैं विकास ज़ेनिथ एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। कल जैसे कि मैंने आपको गुप्त साम्राज्य में सभी राजाओं की और उनकी उपाधियां जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दी और आशा करता हूं कि जो आप जो वीडियो देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, बढ़िया बना रहे हैं और जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सब गुड सफिशिएंट है और वनडे एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं आपके जो नोट्स बन रहे हैं, वो बिल्कुल बेकार बन रहे हैं, अच्छे नहीं हैं। आप किसी भी प्रीवियस पेपर का सहारा ले सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के और वहाँ से आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में प्रश्न मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ठीक है? तो आप पढ़ते रहिए लगातार और नोट्स बनाते रहिए। तो जैसे ही कल मैंने आपको गुप्त साम्राज्य के सभी राजाओं का वर्णन आपको बता दिया था। ठीक है? अब आप हेडिंग डालेंगे गुप्तकालीन प्रशासन। अगली हेडिंग हमारी गुप्तकालीन गुप्तकालीन प्रशासन। इसमें हम देखेंगे कि जो गुप्त साम्राज्य था, उन राजाओं ने किस प्रकार का अपना प्रशासन रखा। ठीक है? जो गुप्तकालीन प्रशासन था, वह विकेंद्रीय प्रशासन था। विकेंद्रीय विकेंद्रीयकरण प्रशासन था। ठीक है? यानी कि गुप्त साम्राज्य का जो प्रशासन था, वह किस प्रकार का था? तो वह विकेंद्रीय प्रशासन था। ठीक है? अगला, इसकी सबसे छोटी इकाई यानी कि सबसे बड़ी इकाई देश होती थी। प्रशासन में सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती थी? देश होती थी तथा सबसे छोटी इकाई सबसे छोटी इकाई आपकी ग्राम होती थी। क्या होती थी? ग्राम होती थी और गुप्त काल में ग्राम को पैठ कहा करते थे। क्या करते थे? नहीं, गाँव ही कहा करते थे। ठीक है? ये चीज़ आपको क्लियर हुई? कोई दिक्कत? यानी कि गुप्तकालीन प्रशासन जो था वह विकेंद्रीकरण था। सबसे बड़ी इकाई जो थी प्रशासन में वह देश थी और गुप्त और सबसे छोटी इकाई जो थी वह ग्राम थी। ठीक है? अगला, इसमें एक क्रम देखते हैं कि प्रशासन में सबसे बड़ा जो होता था वह राजा होता था। राजा के बाद में आपका राष्ट्र हुआ करता था। राष्ट्र के बाद में प्रांतीय क्षेत्र हुआ करते थे। प्रांतीय क्षेत्र के बाद में जिला हुआ करता था। जिला के बाद में आपका तहसील तहसील हुआ करता था। तहसील के बाद में आपका पैठ हुआ करता था और पैठ के बाद में आपके ग्राम हुआ करता था। यानी गुप्तकालीन प्रशासन में यह एक इकाई थी जिसके माध्यम से पूरा प्रशासन चला करता था। ठीक है? एक छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक गुप्तकालीन प्रशासन का उदय हुआ, जिसमें सर्वोच्च कौन था? राजा था तथा सबसे छोटा कौन था? इकाई था। ठीक है? इनके कुछ अधिकारी हुआ करते थे। जैसे अधिकारी, एक तरफ अधिकारी डालेंगे, एक तरफ विभाग। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा। फालतू की चीजें इस वीडियो में नहीं मिलेंगी आपको। ठीक है? फालतू की जो आपकी लेखन है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है? अधिकारी देखेंगे तो महाबलाधिकृत महाबलाधिकृत इसका जो विभाग होता था, इसका सैन्य विभाग होता था। कौन सा विभाग होता था? सैन्य विभाग इस अधिकारी के पास हुआ करता था। ठीक है? अगला अधिकारी देखेंगे महादंड नायक। महादंड नायक महादंड नायक के पास जो था वह न्यायाधीश कहलाता था। कौन सा विभाग था? वह न्यायाधीश का विभाग था। ठीक है? अगला देखेंगे तो संधि विग्रहिक विग्रहिक
अधिकारी नामक अधिकारी था, यह युद्ध विभाग से संबंध रखता था, युद्ध विभाग से संबंध रखता था। ठीक है, अगला देखेंगे तो महा अक्ष पटलिक, महा अक्ष पटलिक अधिकारी का जो संबंध था, यह लेखा विभाग से संबंध था। किससे? लेखा विभाग से संबंध रखता था। ठीक है, किससे संबंध? लेखा विभाग से। देखिए मैंने अपने 4 ही लेके आया हूँ, हैं तो बहुत सारे, लेकिन हमको इम्पोर्टेंट पढ़ना है, जो खास खास है केवल उसी पे ध्यान देना है। तो देखेंगे तो अधिकारी में पहला अधिकारी हम देखेंगे महाबलाधिकारी, सैन्य विभाग से संबंधित था। महादंड नायक न्यायाधीश से संबंधित था। संधि विग्रहिक जो युद्ध विभाग से संबंधित था। महाअक्ष पटलित जो था वह लेखा विभाग से संबंधित था। ठीक है, आगे उतार लीजिए इसे, आगे चलेंगे, आगे लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से हम प्रश्नों की बात करते हैं कि प्रश्न कैसे आएगा। तो देखिए आपके एक प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से। हो सकता है कि एक प्रश्न यहाँ से मिल जाए, मिलेगा ही नहीं, मिल जाए। ठीक है, तो हम देखेंगे तो प्रश्न आया कि निम्नलिखित में से गुप्तकालीन प्रशासन किस प्रकार था या किस पर आधारित था। तो किस पर आधारित था? तो विकेंद्रीकरण पर आधारित था। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? निम्नलिखित में से प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? तो सबसे बड़ी इकाई देश थी। हमने कहा भाई साहब सबसे छोटी इकाई क्या थी? प्रश्न में पूछ लिया कि सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। ठीक है, अगली हेडिंग हम डालेंगे गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। अगली हेडिंग डालिए गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। अगला पॉइंट है गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। ठीक है, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में सबसे पहले देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का जो आधार था, तो उस वह किसकी प्रधानता थी? तो इसमें कृषि की प्रधानता। किसकी प्रधानता थी? तो कृषि की प्रधानता थी। आपने एक राइटर सुने होंगे अमर सिंह, अमर सिंह। तो अमर सिंह की एक पुस्तक है अमरकोश। कौन सी पुस्तक है? अमरकोश, जिसमें कृषि 12 प्रकार की कृषि को बताया गया। कितने प्रकार की? 12 प्रकार की कृषि को बताया गया है। ठीक है, 12 प्रकार की कृषि का वर्णन किया गया है कि 12 प्रकार की कृषि की भूमि होती थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। सिंचाई प्रकरण 2 प्रकार से थे। सिंचाई प्रकरण 2 प्रकार से थे, यानी 2 प्रकार की आपको भूमियां मिलेगी। ठीक है, एक देव मात्रक था, सिंचाई के लिए देव मात्रक था, और दूसरी अदेव मात्रक थी, अदेव मात्रक थी। अदेव मात्रक क्या होती है तथा अदेव मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो देव मात्रक जो कृषि होती थी वह वर्षा पर आधारित होती थी, वर्षा पर निर्भर होती थी। ठीक है, और अदेव मात्रक जो होती थी वह वर्षा पर निर्भर नहीं होती थी, वर्षा पर निर्भर नहीं होती थी। ठीक है, सिंचाई के दो दो प्रकार की सिंचाई सिंचाई हुआ करती थी, एक देव मात्रक तथा एक अदेव मात्रक। ठीक है, एक वर्षा पर निर्भर हुआ करती थी जिसे हम देव मात्रक कहते हैं, और दूसरी अदेव मात्रक जो वर्षा पर निर्भर नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं। उपज का उपज का 1/6 भाग, उपज का 1/6 भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। किस रूप में लिया जाता था? तो वह
भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। जैसे प्रश्न आया कि गुप्तकालीन यानी गुप्त साम्राज्य में उपज का कितने प्रतिशत भाग वसूला करते थे, तो उपज का 1/6 भाग वसूला करते थे। कितना था? 1/6 भाग था। ठीक है। अब कुछ शब्द कुछ कर देख लेते हैं। जैसे उद्रंग नामक एक कर था। कई कर थे। एक उद्रंग नामक कर था, एक आपके हिरण्य कर था, हिरण्य नामक कर था, एक विष्टि था, एक आपका विष्टि मिलेगा और दूसरा आपका बलि मिलेगा। ये लगभग कुछ प्रकार के कर आपको देखने को गुप्त साम्राज्य में मिलेंगे। उद्रंग क्या होते थे कि स्थायी कृषकों के ऊपर भूमि कर का प्रभाव होता था। स्थायी किसानों के ऊपर भूमि कर होता था। एक प्रकार का क्या होता था? भूमि कर। ठीक है। अब देखो, एक पहले क्या है, पहले जो प्रश्न आते थे वो सीधे सीधे आते थे, लेकिन अब जो प्रश्न आते हैं वो हल्के से घुमा के आते हैं। जैसे आपसे पूछा कि गुप्त साम्राज्य में या प्राचीन भारत में कह देगा कि उद्रंग का अर्थ किससे संबंधित है या उद्रंग किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे किससे संबंधित है, तो भूमि कर से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि कर से संबंधित है। ठीक है। अगला है हिरण्य। अगला है हिरण्य। हिरण्य क्या होता था कि अनाज के रूप में ना लेकर, अनाज के रूप में ना लेकर, ना लेकर नगद लिया जाता था। क्या लिया जाता था? नगद लिया जाता था, यानी मुद्रा ली जाती थी, नगद लिया जाता था। विष्टि क्या होता था? विष्टि ये बेगार कर होता था, ये बेगार कर होता था। और बलि जो होता था वह आपका धार्मिक कर हुआ करता था। क्या होता था? धार्मिक कर हुआ करता था। ठीक है। हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि गुप्तकालीन प्रशासन जो अर्थव्यवस्था थी कृषि पर आधारित थी। अमर अमर सिंह की पुस्तक अमरकोश में 12 प्रकार की कृषि भूमि का वर्णन है। सिंचाई प्राकृत 2 प्रकार से थे। देव मात्रक जो कि वर्षा पर आधारित था, अदेव मात्रक जो कि वर्षा पर आधारित नहीं था। उपज का 1/2 भाग वसूला करते थे। उद्रंग का अर्थ भूमि कर से था। हिरण्य का अर्थ अनाज अनाज के रूप में न लेकर नगद लिया जाता था। वेष्टि का अर्थ बेगार कर था और बलि आपका धार्मिक कर था। इतनी समझ में आई। अब आगे चलते हैं। अब व्यापारियों की एक समिति हुआ करती थी और व्यापारियों की एक समिति को निगम कहा करते थे। जो व्यापारिक क्षेत्र थे तो व्यापारियों की एक समिति को एक समिति को निगम कहा जाता था। समिति को निगम कहा जाता था। ठीक है। और निगम का जो प्रधान होता था उसे श्रेष्ठी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उसे श्रेष्ठी कहा जाता था। ठीक है। व्यापारियों की एक समिति हुआ करती थी जिसे हम निगम के नाम से जानते हैं और निगम का जो प्रधान होता था वह श्रेष्ठी होता था। जैसे आज के समय पर नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। इनके समूह को पार्थ कहा जाता था। जो समूह हुआ करता था उसको पार्थ कहा जाता था और उसे हम नेता से भी डोनेट कर सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है। देखो, मेन चीज क्या है? प्रश्न आप पढ़ कितना भी लें, जब तक आप प्रश्न नहीं छाट पा रहे हैं आपकी निर्भरता तय नहीं कर रही कि आप एग्जाम के ऊपर जा रहे हैं। सबसे पहले आप जब चीजों को पढ़े फिर उसके बाद में उसके क्वेश्चनों को बनाना शुरू करें कि जितने अच्छे से आप यहाँ पे जितने ज़्यादा प्रश्न बना पाएंगे स्वयं उतना ही आपको अच्छा रहेगा। ठीक है। आगे चलते हैं। ये उतार लीजिए। ठीक है। अब आगे चलें। अगली हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है गुप्तकालीन धर्म। अगली हेडिंग है गुप्तकालीन धर्म।
सबको समझ आ रहा है? किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है? गुप्तकालीन धर्म, ठीक है। जैसा मैंने आपको कहा था कि स्पीड देखिए, जो सामने होती है ऑफलाइन क्लास होती है, उसकी बात अलग होती है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास का अंतर बहुत होता है, ठीक है। तो आप अभी इस समय ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप स्पीड कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको अगर धीरा लग रहा है, धीरे-धीरे क्लास लग रही है, तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मैं सभी सभी के आधार पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो गुप्तकालीन धर्म की बात करेंगे, तो गुप्तकालीन धर्म में आप सबसे पहले देखेंगे तो ब्राह्मण धर्म का पुनर्निर्माण हुआ। कह सकते हैं ब्राह्मण धर्म था। क्या था? ब्राह्मण धर्म था। गुप्तकालीन में क्या था? ब्राह्मण धर्म था। यह लोग वैष्णव धर्म से संबंधित थे। वैष्णव धर्म से संबंधित थे। गुप्तकालीन जो गुप्तकालीन साम्राज्य था, वह किससे संबंधित था? वैष्णव धर्म से संबंधित थे। अधिक राजा जो है, राजाओं द्वारा परम भागवत की उपाधि धारण की जाती थी। इसकी परम भागवत की उपाधि धारण की जाती थी, ठीक है। गुप्त साम्राज्य का जो प्रतीक चिन्ह था, गुप्त राज्य का जो चिन्ह क्षेत्र था या प्रतीक जो था, वह गरुड़ था। वो क्या था? आपका गरुड़ था, ठीक है। आगे लिखते हैं, इसी काल में ही विष्णु को विष्णु के 10 अवतारों से बताया गया है। यानी कि विष्णु के कितने अवतार हैं? 10 अवतारों का उल्लेख किया गया, ठीक है। वो किस काल में किया गया है? तो गुप्तकालीन काल में किया गया है, कि गुप्तकालीन काल में ही विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक सबकी समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? मैं आपको एक एक चीज बताता चलता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अगली हेडिंग डालेंगे स्थापत्य कला। अगली हेडिंग डालेंगे हम स्थापत्य कला। अगला पॉइंट है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला, ठीक है। अब स्थापत्य कला में हम सबसे पहले देखेंगे तो निर्माण कला शैली का जन्म हुआ, ठीक है। किसका? मंदिर निर्माण कला शैली का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? तो मंदिर निर्माण कला शैली का जन्म हुआ। तो मंदिरों के थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं। मंदिर, तो अगर हम कहें कि मंदिर निर्माण का प्रक्रिया प्रारंभ कहाँ से प्रारंभ हुई, या अवशेष प्राप्त होते हैं या प्रमाण प्राप्त होते हैं, तो गुप्त काल से प्राप्त होते हैं। हम अगर पीछे की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त साम्राज्य तक, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त साम्राज्य तक, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त साम्राज्य तक हमको किसी भी प्रकार के मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं होते, ठीक है। मंदिर के प्रमाण की बात करें कि मंदिर के प्रमाण प्राप्त कब प्राप्त होते हैं, तो सबसे पहले हमें मंदिरों के प्रमाण जो प्राप्त होते हैं, वह गुप्त काल में मंदिर के प्रमाण प्राप्त होते हैं। वरना सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त काल तक हमें किसी भी प्रकार के मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। स्तूपों के प्राप्त होते हैं, मठों के प्राप्त होते हैं, वो भी हमें अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि स्थापत्य कला यानी गुप्तकालीन जो स्थापत्य कला थी, उसमें मंदिरों के निर्माण का जन्म हुआ। मंदिर निर्माण का जन्म हुआ। पहले जो मंदिर की जो छतें हुआ करती थी, वो सपाट हुआ करती थी, और गुप्तकालीन क्षेत्र में जो मंदिरों की छतें हुई, वह शिखर युक्त होने लगी। कैसे होने लगी? शिखर युक्त होने लगी। तो पहला जो मंदिर शिखर युक्त बनता है, वह देवगढ़ का दशावतार मंदिर बनता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर का उदाहरण मिलता है। ये किस प्रकार का मंदिर है? तो यह शिखर युक्त मंदिर है।
शिखर युक्त मंदिर है। कैसा मंदिर है? शिखर युक्त मंदिर है। तो हम देखेंगे तो गुप्त काल में सबसे पहले मंदिर का जो प्रमाण प्राप्त हुआ है वह देवगढ़ का दशावतार मंदिर था। कौन सा था? देवगढ़ का दशावतार मंदिर था। यहाँ पे जो मंदिरों का निर्माण जो प्रारंभ हुआ, तो अधिकांश जो मंदिरों का निर्माण है वह पत्थरों से बना हुआ है। किससे बने हैं? अधिकांश पत्थर का प्रयोग हुआ, लेकिन कुछ मंदिरों में कुछ मंदिरों का निर्माण ईंटों के द्वारा भी किया गया। किसके द्वारा? मंदिरों का निर्माण ईंटों के द्वारा भी किया गया। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई कि स्थापत्य कला में मंदिर निर्माण का जन्म हुआ। देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि शिखर युक्त मंदिर है। अधिकांश मंदिर पत्थर से बनते थे और कुछ मंदिरों का निर्माण ईंटों से भी हुआ है। ठीक है, चलिए तो मैं कुछ आपको मंदिर यहाँ लिखवाता हूँ जो कि गुप्त काल से पूछे जाते हैं, गुप्त काल में जिन मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो एक तरफ हम मंदिर लिख लेते हैं और एक तरफ हम स्थान लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला मंदिर लिखेंगे हम भुमरा का शिव मंदिर। भुमरा का शिव मंदिर। तो भुमरा का शिव जो मंदिर है वह सतना मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? सतना मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले चलते हैं नचना कुठार मंदिर। नचना कुठार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला चलते हैं तिरावा का विष्णु मंदिर। तिरावा का विष्णु मंदिर। तो विष्णु मंदिर जो स्थित है वह जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर मैंने आपको बता ही दिया। कहाँ स्थित है? झांसी मध्य प्रदेश में स्थित है। सॉरी, झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला मंदिर भीतर गांव लक्ष्मण मंदिर। भीतर गांव लक्ष्मण मंदिर। भीतर गांव लक्ष्मण मंदिर आपके कहाँ स्थित है? तो यह कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। और कानपुर कहाँ पर स्थित है? तो वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और भीतर गांव मंदिर ही आपके ईंटों से बना मंदिर है। ईंटों का मंदिर की बात करेंगे तो ईंटों का जो पहला मंदिर है वह कौन सा है? तो वह भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर है। यहाँ तक समझ आया? कोई दिक्कत? फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। स्थापत्य कला में मंदिर का निर्माण हुआ। ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर शिखरयुक्त मंदिर का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है, जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अधिकांश मंदिर का प्रयोग पत्थरों से हुआ, पर कुछ मंदिरों का निर्माण ईंटों से हुआ। ठीक है, ये कुछ गुप्तकालीन मंदिर हैं जिनका मैंने आपको बताया है कि यहाँ से प्रश्न एक आपका बनता है। ठीक है, भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में स्थित है। नचना कुठार मंदिर आपका पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। और तिरावा का विष्णु मंदिर जबलपुर एमपी में स्थित है तथा भीतर गांव लक्ष्मण मंदिर कानपुर में स्थित है। बता लीजिए एक बार जल्दी फटाफट से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? और मैंने आपको चंद्रगुप्त द्वितीय जब पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज पॉइंट बताया था, कला तथा साहित्य, कला एवं साहित्य के क्षेत्र को गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से या क्लासिक युग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्लासिक युग के नाम से हम इसे जानते हैं। एक पॉइंट और जोड़ लेना, स्वर्ण युग या क्लासिक युग के नाम से हम इसे जानते हैं। अब आगे चलते हैं।
अगली हेडिंग डालेंगे चित्रकला। अगला पॉइंट है आपका चित्रकला। अगला पॉइंट कौन सा है आपका? चित्रकला। और चित्रकला में देखेंगे तो आपको दो चीजें प्राप्त होती हैं यहाँ पर कि एक तो अजंता की गुफा, चित्रकला में आप देखेंगे तो दो पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको अजंता की गुफा, अजंता की गुफा तथा बाघ की गुफा, अजंता की गुफा और बाघ की गुफा। यहाँ से आपको प्रश्न एक मिलता है और हर हालत में मिलता है। एक प्रश्न आपको यहाँ मिलेगा और आपको यहाँ पे हर हालत में आपको एक प्रश्न मिलता है, पूछता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ हैं और बाघ की गुफाएं कहाँ हैं। तो यहाँ से आपके क्षेत्र भी पूछे जाते हैं कि बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो बाघ की गुफाएं आपके महाराष्ट्र में स्थित है। बाघ की गुफाएं कहाँ है? आपके महाराष्ट्र में स्थित है। अगर आप अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, बाघ की गुफाएं की बात करेंगे तो आप मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है? तो यह औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। और बाघ की गुफाएं की बात करेंगे तो यह ग्वालियर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। एक नंबर आपका पक्का है, एक नंबर आपका श्योर है। अगर गुप्त साम्राज्य से प्रश्न आता है चित्रकला से संबंधित तो आपको यहीं से प्रश्न मिलेगा कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है या बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। अजंता की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित हैं और बाघ की गुफाएं आपके मध्य प्रदेश ग्वालियर में स्थित है। ठीक है। अब अजंता की गुफाओं का वर्णन लेके चल रहे हैं। किसकी? अजंता की गुफाओं का वर्णन लेके चल रहे हैं कि अजंता की गुफाओं को किसके द्वारा खोजा गया। तो अजंता की गुफाओं को 1824 ईस्वी में 1824 ईस्वी में जेम्स जेम्स एलेक्जेंडर जेम्स एलेक्जेंडर के द्वारा खोजी गई। अजंता की कुल गुफा 29 है। कितनी है? इसकी संख्या 29 गुफाओं का वर्णन है। कितनी गुफाएं मिली हैं? 29 गुफाएं मिली हैं, जिसमें से प्रश्न आपका 16 तथा 17वीं गुफा से पूछा जाता है। 16वीं तथा 17वीं गुफा से पूछा जाता है। ठीक है। 16वीं गुफा में मरणासन मरणासन राजकुमारी का बेहतरीन चित्रण किया गया है। मरणासन राजकुमारी का बेहतरीन चित्रण किया गया है। 17वीं गुफा देखेंगे तो बौद्ध के जातक कथाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? जातक कथाओं से संबंधित है। ठीक है। तो अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश ग्वालियर में स्थित हैं। ठीक है। इधर देखेंगे कि अजंता की गुफाओं की खोज 1824 ईस्वी में जेम्स अलेक्जेंडर के द्वारा की गई। 29 गुफाओं का वर्णन प्राप्त होता है। 16वीं गुफा में मरणासन राजकुमारी का वर्णन है तथा 17वीं गुफा जातक कथाओं से संबंधित है। एक यहाँ से लॉजिकल क्वेश्चन अगर हम देखें तो अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित। किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक बार यहाँ से प्रश्न आपके पीसीएस में पूछा गया था कि कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपके ऑप्शन में आपके नागार्जुन की गुफाएं, बराबर की पहाड़ी की गुफाएं, अजंता की गुफाएं और बाघ की गुफाओं का ऑप्शन में क्रिएट किए गए थे। लेकिन सही उत्तर क्या होगा आपका? अजंता की गुफाएं होंगी, जो कि किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इतनी चीज समझ में आई। आगे चलते हैं बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाओं, ये बाघ की गुफाओं का फिगर है। ठीक है। तो बाघ की गुफाओं की खोज किसने की? तो 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में डेजरफील्ड के द्वारा की गई। किसके द्वारा? डेजरफील्ड के द्वारा की गई। बाघ की 9 गुफाओं का वर्णन किया गया। कितनी गुफाओं का? 9 गुफाओं का वर्णन किया गया। यह गुफाएं
ब्राह्मण धर्म तथा हिंदू धर्म से संबंधित थी। ब्राह्मण धर्म तथा हिंदू धर्म से संबंधित थी। ठीक है, इसमें किस चीज का वर्णन मिलता है? तो चित्रों में संगीतज्ञ का वर्णन मिलता है। चित्रों में संगीतज्ञ का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? संगीतज्ञ का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत, मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बड़ी मेहनत से मैं आप लोगों को नोट्स लिखवा रहा हूँ, आप इनको लिखें, बार बार पढ़ें, फिर लिखें, फिर पढ़ें, आपको यही सब कुछ याद करना होगा। ठीक है, आप परेशान ना हो, बिल्कुल आपको याद, बिल्कुल इसी तरीके से आपको याद। ये सब लोग ये चीजें सब आप उतार लें, फेयर बना लें, एकदम बढ़िया 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 से लिख रहा हूँ मैं, आप भी लिखें। अगला पॉइंट है आपका साहित्य। अगला पॉइंट डालेंगे हम साहित्य। ये अपने आप में बाबूजी क्या है? वीवीआईपी। वीवीआईपी है, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। गुप्त यानी कि गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, साहित्य में संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, एक इतिहासकार थे बार्नेट के अनुसार, बार्नेट के अनुसार वो कहते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल का वही महत्व है जो यूनान के इतिहास में परिक्लियन युग का है। ठीक है, लिख देता हूं मैं, प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल का वही महत्व है जो यूनान के इतिहास में परिक्लियन युग का है। परिक्लियन युग का है, ये बार्नेट इस बात का उल्लेख करते हैं। ठीक है, साहित्य में सबसे ज्यादा नाटकों का वर्णन है जो कि प्रेम कथाओं पर आधारित है। जो कि प्रेम कथाओं पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रेम कथाओं पर आधारित है। ठीक है, नाटक बनाते समय जो उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे वह संस्कृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। संस्कृत भाषा का प्रयोग किया करते थे और निम्न वर्ग तथा महिलाएं प्राकृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। नाटक में जो डायलॉग बोले जाते हैं या भाषा का वर्णन होता था तो उसमें उच्च वर्ग जो होते थे वह संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे और निम्न वर्ग तथा महिला जो होते थे बोलने में वह प्राकृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। इसका प्रयोग किया करते थे तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, उतार लो फटाफट से। अगली हेडिंग हम डालेंगे, अगली हेडिंग का जो वर्णन है वो हमारा एक तरफ आपके रचनाकार रहेंगे और उनकी रचनाएं रहेंगी जो कि सबसे ज्यादा पूछी जाती है। अब आपके पुस्तकों का सिलसिला यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगली हेडिंग क्या पड़ेगी? अगली हेडिंग रचनाकार तथा रचना पड़ेगी जो कि यहाँ से आपका पुस्तकों का सिलसिला आपका प्रारंभ होना शुरू हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। रचनाकार तथा रचनाएं लिखते हैं फटाफट से और इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, समाप्त कर लेते हैं और फिर मैं आपको एक नए सेशन के साथ
सिंधु घाटी सभ्यता प्रारंभ करूंगा। और जो कि आपका सेशन प्राचीन भारत का एकदम शुरू से होगा। किससे होगा? शुरू से होगा, और साथ ही आपका बिल्कुल बेसिक से होगा। ठीक है, एक तरफ हम लिखेंगे रचनाकार और एक तरफ हम हेडिंग डालेंगे रचना। तो सबसे पहली हेडिंग कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हम देखते हैं तो मेघदूतम, मेघदूतम, रघुवंशम, रघुवंशम, ऋतु संहारम, ऋतु संहारम। ठीक है, अगली अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, ये इनकी मेन पुस्तकें हैं जो कई एग्जामों में एक साथ पूछी गई हैं। मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतु संहारम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अगले राइटर हैं विशाख दत्त। अगले राइटर हैं विशाख दत्त। इनकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस तथा देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। ये इन्हीं की कृति है। ठीक है, एक हो गई आपकी मुद्रा राक्षस और दूसरी हो गई देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, अगले राइटर हैं भास। अगले राइटर कौन से हैं? भास। और भास की पुस्तक चारु दत्तम, चारु दत्तम इनकी पुस्तक हो जाएगी। और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली जो पुस्तक है स्वप्नवास, स्वप्नवास वासव दत्तम, ये इनकी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली पुस्तक है। ठीक है, अगले आते हैं भारवी। अगले आते हैं भारवी, और भारवी की पुस्तक है किराता निजो नियत। ठीक है, आपके लिए एक प्रश्न देता हूं कि भारवी किसके दरबारी कवि थे? दरबारी कवि किस राजा के थे? किस राजा के थे? ये आपका प्रश्न है, ये कमेंट बॉक्स में सभी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अगला है वत्स भट्टी। मैंने आपको वही राइटर लिखे हैं गुप्त साम्राज्य में जिनके सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी पुस्तक है रावण वध, रावण वध। अगले हैं विष्णु शर्मा। इनको आप हिंदी में भी जानेंगे और यहाँ भी आप इनको देखने के लिए मिल रहे हैं। पंचतंत्र, कौन सी पुस्तक है? पंचतंत्र। ठीक है, अमर सिंह मैंने अभी आपको अमर सिंह मैंने अभी आपको अर्थ यानी गुप्तकालीन जब अर्थव्यवस्था पढ़ाई थी उसमें बताए थे। इनकी पुस्तक है अमरकोश, इनकी पुस्तक है अमरकोश। अगले राइटर हैं शूद्रक। शूद्रक की जो पुस्तक है मृक्षक, मृक्षक टिकम, मृक्षक टिकम, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। लगभग सभी आपके इम्पोर्टेंट है, कुछ खास पुस्तकें ज्यादा इसमें है नहीं है। तो बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे राइटर हैं, लेकिन मैंने क्या कहा आपको, मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आना है, जो एग्जाम में आपके आना है। ठीक है, देखिए इस काल में आपके कई सारे खगोल भी रहे, खगोल शास्त्री भी रहे जो कि विज्ञान से रिलेटेड थे, चिकित्सक भी रहे। ठीक है, जैसे आर्यभट्ट का आपने नाम सुना होगा, तो आर्यभट्ट इसी काल में थे। वाराहा मिहिर का नाम सुना होगा आपने, वाराहा मिहिर भी इसी काल में थे। ब्रह्मगुप्त भी थे। ठीक है, ये आपके कुछ खगोल शास्त्रीय थे जो कि गुप्त काल में हुए थे।
ठीक है। तो आज हम गुप्तकाल आपके गुप्तकाल के नोट्स यहीं पे समाप्त होते हैं। मैंने आप लोगों को गुप्तकाल के राजा पढ़ा दिए, गुप्तकाल के प्रशासन, अर्थव्यवस्था, साहित्य, चित्रकला, स्थापत्य कला और साहित्य। लगभग आपका गुप्त साम्राज्य से वनडे एग्जाम में यदि कोई प्रश्न आता है तो आएगा इसी के अंदर से, बाहर से नहीं आएगा। ठीक है। और देखिए जीएस का तो आप जानते ही हैं, ना और है ना छोर है, लेकिन जितना संभव हो सकता है मैं आपको उतना अच्छा देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपको क्या करना है, केवल मेरे वीडियो के माध्यम से और अपने को भी और दूसरे को भी क्या करना है, वीडियो शेयर करनी है। और बिल्कुल जैसे क्लास में नोट्स पढ़ाए जाते हैं या लिखवाए जाते हैं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से उसी प्रकार से आपको नोट्स बनवा रहा हूँ और उसी प्रकार से आपको समझा रहा हूँ। मैंने आपको प्रश्न भी बताता हूँ कि किस तरीके से प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। कई बच्चों को क्या होता है कि पढ़ तो लेते हैं सब कुछ पढ़ लिया उन्होंने, लेकिन वह प्रश्न नहीं बना पाते। जब वह प्रश्न नहीं बनाते तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उनका एग्जाम नहीं निकल पाता। वही एग्जाम में मैं फिर कह रहा हूँ थ्योरी नहीं आती है, एग्जाम में प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपके सिंपल भी हो सकते हैं, कठिन भी हो सकते हैं और लॉजिक भी हो सकते हैं। तो आजकल का जो जमाना है वो लॉजिकल प्रश्नों का है, सीधा सीधा प्रश्नों का नहीं है। तो आप पढ़ने के तरीकों को क्या करें, परिवर्तित करें। ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूँ आप नोट्स बनाएं। ठीक है। तो आज मैं ये इसी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और तो मिलते हैं कल। तो आपको पता है 3 ही काम करने हैं, लाइक करनी है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। और कमेंट बॉक्स में साहब आप सभी लोग इसका उत्तर मुझे बताएंगे, इसका उत्तर मुझे बताएं कि भारवी किसके दरबार के दरबारी कवि थे। तो आज के इतना ही, बाय बाय।